गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है जी आप सभी के? कैसे हैं आप सभी लोग? सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप एकदम बढ़िया है और सेशन लगाने के लिए तैयार है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। एक बार कंफर्म करें वॉइस एंड वीडियो क्लियर है तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून, सभी का स्वागत है। गुड आफ्टरनून। मेरी क्रिसमस जी, मेरी क्रिसमस। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं क्रिसमस की। और मैं वही हूँ जो कल आपको मिला था रात वाली और शाम वाली क्लास में, बस थोड़ा सा लुक मेरा चेंज हुआ, खर्चा करा मैंने थोड़ा बहुत, और अब गिफ्ट विफ्ट बांट दी है सेंटा बन के, तो अब जो है नॉर्मल इंसान सोचा बन जाते हैं। चलो शुरू करते हैं जी कहानी को। और आज की इस क्लास में हम शेड्यूल्स से जो है शुरुआत जो है करने जा रहे हैं। डाउट्स में जो है आपके एक एक करके ले लूंगा। सीजीएल 2023 में ऑल इंडिया रैंक 113। बहुत बहुत मुबारक हो हिमांशु जी, आपने सीएसएस लिया है, बहुत बढ़िया। एक तो सबसे पहली बात यह है कि जीवन सफल हो गया। अब इसके बाद और कोई पेपर नहीं भी निकालेंगे तो जीवन कामयाब हो गया। और आपको, आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड अब आप मुझे ये बताइए कि क्या आपका मिनिस्ट्री का जो एक होता है ना एलोकेशन, वो हो चुका है अभी? क्या चल रहा है? बिकॉज आई एम नॉट मच अवेयर अबाउट दोस थिंग्स। आपसे भरवाई गई होंगी मिनिस्ट्रीज की चॉइस, 10+10 भरवाते हैं, चल रहा है। उसके लिए आपको ऑल दी बेस्ट। बहुत सोच समझ के मिनिस्ट्री को चूज करिएगा। और वर्कलोड शुड नॉट बी अ क्राइटेरिया, ये ध्यान रखना। वर्कलोड सभी जगह बराबर सही है। बाकी जो दिल को भाए वो पसंद कर लेना। सब एक ही है, सब दिल्ली में ही है। बहुत बहुत मुबारकबाद। ठीक है, चलो शुरू करते हैं जी कहानी को, क्योंकि जिम्मेदारी है पढ़ाना है, तो बाकी बातें चलती रहेगी। अभी के लिए कंटेंट को शुरू करते हैं। और कुछ लोग लैग लिख रहे हैं, क्या लैग है? क्या एक बार कंफर्म करें, क्या लैग आ रहा है? नहीं आ रहा। आप लोग अपने पार्ट पे फिर कनेक्शन को चेक करिए। मे बी आप जो नेटवर्क यूज कर रहे हैं वो सेम होगा, उस वजह से जो है दिक्कत होगी। गिफ्ट मैं बिल्कुल दूंगा आपको, बस आपको जो है 5 रुपए लगाने पड़ेंगे। इसका प्रिंट निकलवा के इसे खोल लेना। आप सभी के लिए क्रिसमस का एक बहुत ही बेहतरीन सा लाल रंग का गिफ्ट मैं पेश कर रहा हूँ। शर्माने की जरूरत नहीं है, इसे बिल्कुल आप अपना सकते हैं। ये आपका गिफ्ट है, इसे प्रिंट आउट निकलवा के खोल लेना और मुझे बता देना इसमें क्या निकला। चलो क्या चलते हैं आगे और शुरू करते हैं कहानी। हेडिंग डालेंगे आप, शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपने शायद देखा होगा कि क्लास नंबर 1 में और अब की क्लासेस में बड़ा फर्क है। मैं पहली क्लास में बहुत देर बात करी थी, अब मैं आता हूं और मिनिमम बात करने के बाद पढ़ाई जो है चालू कर देता हूं। ठीक है, क्योंकि मेरा यही रहता है, पहली क्लास में खूब बात करो, फिर उसके बाद पढ़ाई। ओरिजिनल कितनी थी? ओरिजिनली 8 थी, एट प्रेजेंट 12 है। ये पेपर भर भर के पूछता है। शेड्यूल्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके पूरी पॉलिटी का। अगर एक ही चीज पढ़ के जानी हो जीवन में पूरे पॉलिटी से, तो ये अनुसूचियां पढ़ के जाइएगा, क्योंकि यहां से सवाल आते ही आते हैं। 8 थी ओरिजिनली और अब है 12। इसका मतलब 9, 10, 11, 12 जो है आपकी ऐड हुई है। अगर आर्यन आपकी पिछली कोई क्लास छूटी है तो आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। नई अंकित क्लासेस ऐड कर दी जाएंगी, चिंता ना करें। अभी के लिए बस आप जो क्लास दी जा रही है उस पर फोकस करिए, बाकी सारी जिम्मेदारी मेरी है। ओरिजिनली 8 थी, आज 12 है, यानी 4 बाद में ऐड हुई होंगी। ये पेपर पूछता है कई बार। अब आ जाते हैं एक एक करके शेड्यूल्स का डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा फर्स्ट शेड्यूल। कुछ अनुसूचियां ऐसी है जिससे कुछ आर्टिकल्स एसोसिएटेड हैं। वो आर्टिकल्स भी मैं आपको यहाँ पर लिख पाऊंगा, सारी नहीं है, कुछ ऐसी हैं जिनसे एसोसिएटेड कुछ आर्टिकल्स भी हैं, वो भी मैं आपको नोट कराऊंगा। और जब मैं आपको पॉलिटी का वो पीडीएफ दे दूंगा संविधान वाला, तो आप उसे खुद भी पढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैं क्लास के अंदर भी कवर करा दूंगा। ठीक है, चलो पहली अनुसूची के अंदर क्या बात कर रखी है? 2 बातें करी गई हैं। नेम्स ऑफ द स्टेट्स एंड देयर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। नोट करना है जी, बिल्कुल जो मैंने लिखा वो आपने लिखा वाला हिसाब होना चाहिए। आपको सबसे पहले नोट करना है शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये दोनों बातें, और उसके बाद आपको लिखना है ये पहली अनुसूची में क्या क्या बात कर रखी है। नेम्स ऑफ स्टेट्स एंड देयर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, टेरिटोरियल होगा ये। दूसरे नंबर पे नेम्स ऑफ द यूनियन टेरिटरीज एंड देयर एक्सटेंट। आर्टिकल्स एसोसिएटेड, आर्टिकल 1, आर्टिकल 4। जुरिस्डिक्शन मतलब कहां तक उनकी सीमा है। जैसे कि यूपी और बिहार 2 ऐसे राज्य हैं जो जिनके बीच में सीमा है, तो सीमा यूपी की कहां तक है? जैसे हम कहते हैं ना थाने की सीमा यहाँ पे समाप्त होती है, तो उस थाने की जुरिस्डिक्शन वहां तक है।
पहली अनुसूची के अंदर जो हमारे भारत के राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका जो नाम है वो लिखा गया है और वो कहाँ तक फैले हुए हैं वो लिखा गया है। और 2 आर्टिकल है जो इनसे जुड़े हैं, वो 2 आर्टिकल कौन से हैं? आर्टिकल नंबर 1, आर्टिकल नंबर 4। कल जब मैंने आपको पीडीएफ दिखाई थी तो उसमें याद होगा आर्टिकल नंबर 4 हमने पढ़ा था, जिसके अंदर हमने कहा था कि अगर कोई चेंज आता है तो वो पहली अनुसूची के अंदर भी चेंज होगा। अगर आपको नहीं भी याद तो चिंता नहीं करनी, आने वाली क्लासेस में ये सब पढ़ाऊंगा। बस अपने को ये ध्यान रखना है आर्टिकल 1, आर्टिकल 4 पहली अनुसूची से एसोसिएटेड है। गुड आफ्टरनून। जब आर्टिकल्स कवर होंगे तो ये और अच्छे से समझ आ जाएगा। बिल्कुल ऑफिशियल्स जैसे ये वाला है, ये समझा दिया मैंने, बाकी भी ऐसे ही समझाऊंगा। नोटेड। चलो, कुछ नहीं है, भारत का जो नक्शा है वो कैसा है, हम ऐसे ही कहते हैं ना भाई, ऐसे करके राज्य बने हैं, ये अलग अलग यूटीज हैं, तो वो कहाँ तक दिल्ली है, उसके बाद यूपी है, जो भी चीजें जैसी भी हैं वो बता रखी है पहली अनुसूची में। यानी जितने भी राज्य हैं, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो कहाँ तक हैं और उनकी सीमा कहाँ पर है। जैसे आप कहते हैं ना, दिल्ली से आप गए, यूपी शुरू हो गया और वहां पे ऊपर लिखा होता है उत्तर प्रदेश में आपका हार्दिक स्वागत है, तो वो जो बाउंड्री है वो कहीं पे लिखी होगी ना कि भाई इसके बाद यूपी है, इससे पहले दिल्ली है, तो वो बाउंड्रीज जो है बताई गई है पहली अनुसूची के अंदर। पार्ट भाग है शुभम, और अनुसूचियां जो है स्केड्यूल्स हैं। स्केड्यूल्स बेसिकली मल्टीपल आर्टिकल्स का कॉम्बिनेशन आप मान सकते हैं। भाग जो है वो हमने जैसे अभी तक पढ़े हैं वो है, नहीं मयंक उसमें ऐड करना है। आगे चलते हैं जी। सेकंड स्केड्यूल, प्रोविजंस रिलेटिंग टू द emoluments, allowances and privileges, etc. of रक्षा जी, रिवीजन घर पे करना है पहली बात, और डांट नहीं रहा, बस समझा रहा हूँ, वो पार्ट्स है, ये आर्टिकल्स है। प्रद्युमन ये अभी का टॉपिक नहीं है, इसे क्वेश्चन टैब में भेजिए अगर आप जानना चाहते हैं। सेकंड स्केड्यूल्स में है प्रोविजंस रिलेटिंग टू द एमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस एटसेट्रा ऑफ क्या, ठीक है। दूसरी अनुसूची जो है उसके अंदर बात कर रखी है कि जैसे होता है ना कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की क्या तनख्वाह होगी, क्या उन्हें फैसिलिटी मिलेगी, जो गवर्नर है उसकी क्या तनख्वाह होगी, क्या उन्हें फैसिलिटी मिलेगी, क्या क्या उनके पास प्रिविलेजेस हैं। एमोल्यूमेंट्स का मतलब सिंपल भाषा में हो गया सैलरी, बट सैलरी एक मॉनेटरी टर्म्स में एक चीज हो गई, एमोल्यूमेंट्स में और भी चीजें और फैसिलिटीज वगैरह सब इसके अंदर शामिल है। अब ऑफ में क्या क्या आता है, अब देखिए मैं जानता हूं आपने स्कूल में एक ट्रिक सुनी होगी, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, हमने भी सुनी थी, बट आप मुझे बता सकते हैं कि उस ट्रिक से आप बता सकते हैं किस किस का नाम सेकंड शेड्यूल में नहीं बता सकते। तो जो आपको आता है ना वो बहुत अच्छा है, बट वो काफी नहीं है। वो गलत नहीं है, वो बहुत अच्छा है, हमने भी, हमारे टीचरों ने भी स्कूल में हमें वैसे ही याद कराया था। बट आज के जमाने में जो एसएससी का खेल है वो उससे नहीं जीत सकते। अब आप वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, वो आप लोकल टूर्नामेंट में आपका वो काम करता, बट अब वर्ल्ड कप है तो आपको थोड़ा सा बाकी सबसे ज्यादा आना ही चाहिए। क्या क्या इसके अंदर आता है? सबसे पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दूसरे नंबर पे है गवर्नर ऑफ स्टेट्स, तीसरे नंबर पे स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। ये पेपर का सवाल है, डेप्यूटी स्पीकर था या नहीं था। अब नोट्स में लिख लीजिए रजत, उस केस में लोकसभा चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। याद करना बहुत आसान है, बस पहले नोट्स बनाइए। नहीं, उन्हें चेयरमैन बोला जाता है, स्पीकर नहीं बोला जाता। आर्यन, यस नीरज बिल्कुल सही, इसलिए ऊपर वीपी हमने अलग से नहीं लिखा। चेयरमैन एंड, करेक्ट राहुल, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। नोट करिए, थोड़ा स्पेस कम है।
इसके बाद जजेस हैं और सीएजी है। क्लास में लेट नहीं आएंगे आप लोग, ठीक है? क्लास में हमेशा टाइम पे आना है, ये बिल्कुल फ्री का काम है, बस आप ईमानदारी से क्लास में जब टाइम हो तो आ जाए, क्योंकि आप लेट होंगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। शिवम कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आप मुझे बताइए कि आपने पिछली 3 क्लासेस देखी हैं? क्या आप अभी क्लास में 1 बजे आ गए थे, अभी अभी आए हैं आप? क्लास में हमेशा टाइम से आना है। अच्छा, हिंदी की दिक्कत है, कोई बात नहीं, मैं आपको हिंदी में भी अभी समझाऊंगा। अभी पहले मैं नोट्स बनवा रहा हूँ, उसके बाद हिंदी में समझाऊंगा। मोहम्मद अभी समझाता हूँ। नोट कर लिया आपने? 7वें नंबर पे है जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट 8वें नंबर पे है जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स। 9वें नंबर पे है कॉम्प्ट्रोलर। आप पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद अपने डाउट्स पूछिएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो अगर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट लिखा गया तो इट ऑटोमेटिकली इंक्लूड्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। पहले नोट करिए, फिर समझाऊंगा। लैग नहीं है, मैं वेट कर रहा हूं। कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। मैं शिवम आपको हिंदी में समझाने की कोशिश करता हूं। नोटेड? अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या आप सिंसियरली सीखना चाह रहे हैं, नहीं चाह रहे, बिकॉज ये कोर्स हाई लेवल होगा। मैं आपको एडवांस में बता देता हूँ। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि 12 शेड्यूल स्क्रीन पर दिखाई और आपको मैंने कहा टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम ट्रिक याद कर लो। वो काम नहीं करता पेपर में, क्योंकि टीयर में चौथे नंबर पे आर आ रहा है। जो फोर्थ शेड्यूल है वो क्या है? फोर्थ शेड्यूल है जो आपका अपर हाउस है, उसके अंदर एलोकेशन ऑफ सीट्स, यही है ना। अब इसमें जरूरी नहीं कि वो राज्यसभा लिख के देगा तो आर मिलेगा ही नहीं आपको क्वेश्चन में। तो पहली बात तो ये कि ये कोर्स एक प्लस कोर्स है। आपने अपना बहुत सारा पैसा, बहुत सारा टाइम और बहुत सारी उम्मीदें मुझे दी है ना? तो अगर वो दिया है तो फिर हाई लेवल सीखने को तैयार रहिए। लैंग्वेज को लेकर क्लास नंबर 1 में मैंने आपको कहा है कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा आपको हिंदी में समझाने की, बट मैं लिखूंगा अंग्रेजी में, ठीक है? अब आप अपने नोट्स बनाइए और उसके बाद मैं आपको इसे एक बार समझा देता हूँ। मैंने आपको पहली अनुसूची में ये बताया है कि भारत का जो नक्शा है वो जैसा दिखता है वो पहली अनुसूची के हिसाब से बनाया जाता है। अभी हमने देखा था कि जम्मू कश्मीर नाम का राज्य, जम्मू कश्मीर नाम का केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख नाम का केंद्र शासित प्रदेश बन गया था। तो क्या आपको लगता है उसकी वजह से उसकी पहली अनुसूची के अंदर बदलाव आया होगा? बिल्कुल आया होगा, क्योंकि इसके अंदर पॉइंट नंबर 1 से एक राज्य हटा होगा और पॉइंट नंबर 2 में 2 यूनियन टेरिटरी ऐड हो गई होगी। इसी तरीके जो आपका आर्टिकल 1 है, आर्टिकल 4 है, वो भी उससे इंपैक्ट हुआ होगा। जो दूसरी अनुसूची है दोस्तों, उसके अंदर बात करी गई है कुछ बड़ी बड़ी हस्तियों की, जो जो उन्हें सैलरी है, अलाउंसेस है, प्रिविलेजेस। प्रिविलेजेस का मतलब होता है जो फैसिलिटीज उन्हें दी जाती है। अब आप एक बात मुझे बताइए, क्या आपको सरकार रहने के लिए घर देती है अगर आप एक इंस्पेक्टर बन जाते हैं? तो नहीं देती। ऑप्शन होता है कि एचआरए कटेगा और आपको एक घर मिल जाएगा, वो एक अलग बात है, टाइप 4 के लिए एलिजिबल होते हैं। बट आपको नहीं लगता कि अगर कोई प्रिंसिपल कमिश्नर है या फिर कोई आईएएस है तो उसके उसके लिए घर पहले से उस जिले के अंदर तैयार होगा? क्योंकि उनकी जिंदगी का जो तौर तरीका है वो अलग है, उन्हें सेफ्टी की रिक्वायरमेंट है। तो हर इंसान की पद के हिसाब से उसे जो प्रिविलेजेस है वो अलग अलग दी जाती है। जैसे एमपी कोई होता है अगर, तो एमपी को क्या आप अरेस्ट कर सकते हैं अगर उस पर कोई सिविल चार्ज लगा है? तो नहीं कर सकते। बट क्या अब आपको या हमें अरेस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या वो एक एमपी के लिए एक प्रिविलेज हो गई? क्रिमिनल के केस में उन्हें भी कर सकते हैं, बट नॉन क्रिमिनल यानी सिविल के केस में नहीं कर सकते। तो प्रिविलेजेस का मतलब हो गया जो विशेष अधिकार आपको दिए जाते हैं, यानी इन सबको दिए जाते हैं। ठीक है, यहां तक आप समझे? अब इस लिस्ट में कौन कौन शामिल है? ऐसा नहीं है कि जो इस लिस्ट में नहीं है वो काम का नहीं है।
सिंपल सी बात बस ये है कि ये लोग इस लिस्ट के अंदर शामिल करे गए हैं, ये नाम आपको याद रखने हैं। अब आपको ये नहीं सोचना कि सर लीडर ऑफ अपोजिशन कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है। अपने को स्मार्टली चलना है, अपने को बस ये देखना है कि सेकंड अनुसूची में क्या क्या शामिल होता है। वो 9 नाम मैंने आपको बताया, एक्चुअली 9 से ज्यादा है। जैसे तीसरे नंबर पे 2 नाम है, चौथे नंबर पे भी 2 नाम है। सिंपल तरीके याद कराता हूँ। एक तो है हमारे प्रेसिडेंट। स्केड्यूल होता है अनुसूची। हमारा जो संविधान है उसके अलग अलग जो अनुच्छेद है उन्हें मिलाकर एक पैकेट बना दिया जाता है, जिस पैकेट को बोला जाता है अनुसूची। अब जैसे फॉर एग्जांपल सेकंड स्केड्यूल है, इससे जुड़े कई सारे आर्टिकल्स हैं। जैसे कि मैं लिख देता हूं पहले, आर्टिकल्स एसोसिएटेड कौन कौन से हैं जी? 74 है, 75 है, 84 है, 99 है, 124 है, 146 है, 173 है, 146 हाँ है, ठीक है, 188 है, 219 है। अब आप सोचो कि अलग अलग मैं इन आर्टिकल्स को बार बार आपको पढ़ाऊंगा, तो क्या मैं ऐसा कह दूं कि भाई इन सब आर्टिकल के अंदर ना इन लोगों के जीवन में जुड़े हुए जो एम्यूलमेंट्स हैं, सैलरी है, एटसेट्रा एटसेट्रा, उनकी बात करी गई है। आप समझ रहे हैं ना? क्लास में क्या है, 4 ऐसे बच्चे हैं जो एथलीट भी हैं, तो मैं एक व्हाट्सएप पे उनका अलग से ग्रुप बना दूंगा ना कि भाई एथलीट्स का ग्रुप हो गया जो कि क्लास 9th के हैं। ऐसे ही एक और मैंने मान लेते हैं गिटारिस्ट हैं जो कि एक पर्टिकुलर क्लास को बिलोंग करते हैं, तो उनका ग्रुप बना दिया। ऐसे ही संविधान में जो कॉमन कॉमन आर्टिकल्स हैं उनका एक पैकेट बना दिया गया जिसे अनुसूची बोला गया है। संविधान में 12 अनुसूचियां हैं जो आपको संविधान में अलग से मिल जाती हैं। ठीक है जी, यहाँ तक आप समझे? बाकी डाउट आप मुझे क्वेश्चन टैब में इससे एसोसिएटेड पूछिए, मैं आगे जाके क्लियर करूंगा। आर्टिकल्स एसोसिएटेड है 75, 84, 99, 124, 146, 173, 188, 219। प्रिविलेज का मतलब होता है विशेष अधिकार शुभ्रा, जो आपको नहीं मिला लेकिन मुझे मिला है मेरे पद की वजह से। जैसे कि यहाँ पर इस क्लास के अंदर मेरे पास एक पावर है आपके कॉमेंट सेक्शन को ऑफ करने की, लेकिन आपके पास पावर वो नहीं है कि आप पूरी क्लास के कॉमेंट सेक्शन को ऑफ करें। तो ये मेरा प्रिविलेज हो गया बिकॉज ऑफ माई सीट, जहां मैं बैठा हूँ मेरे को वो अधिकार दिया गया है जिससे कि मैं चीजों को अच्छे से हैंडल कर सकूं। ये मेरा प्रिविलेज है। अब ये 9 लोग याद करने हैं, बड़ा सिंपल काम। सबसे पहले बताओ क्या प्रेसिडेंट है? जी हाँ, तो प्रेसिडेंट के कजन भाई भी हो गए गवर्नर। लोकसभा में झांको तो वहां पर एक स्पीकर और एक डेप्यूटी स्पीकर होता है, तो उसी का कजन राज्यसभा है, राज्यसभा में चेयरमैन होगा और डेप्यूटी चेयरमैन होगा। अब जैसे ये यूनियन में पढ़ रहे हो, ऐसे ही स्टेट में स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर यहाँ पर भी होंगे ना। अगर कोई विधानसभा है उसमें भी स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर बैठे होंगे, ऐसी कोई विधान परिषद है तो उसके अंदर भी चेयरमैन डेप्यूटी चेयरमैन बैठे होंगे। यहां तक आपको याद हो गया? बताइए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के सारे जज इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस, तो हाई कोर्ट के भी जज हो गए। और एक है सीएजी, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये क्या करते हैं अभी आपको मैं इसे आगे चल के, एक्चुअली पूरा टॉपिक है सीएजी, मैं आपको एज अ टॉपिक पढ़ाऊंगा इस कोर्स में। अभी के लिए मोटा मोटा समझा देता हूं। जो भी चीजें हमारे सरकार खर्चा करती है, जो भी हमारी सरकार खर्चा करती है, क्या उसका हिसाब किताब होना चाहिए? भाई जो हम कहते हैं बजट पास हुआ, बजट पारित हुआ, हम कहते हैं ना भाई बजट में 1 लाख करोड़ दे दिए फॉर एग्जांपल से रेलवे को, तो वो 1 लाख करोड़ रेलवे के पास जाने चाहिए और रेलवे ने कैसे कैसे खर्चा करा उसका हिसाब किताब होना चाहिए ना। सीएजी का काम है वो हिसाब किताब रखना और जरूरत पड़ने पर उसे ऑडिट करना कि क्या डिपार्टमेंट ने सही से वो खर्चा करा है। तो जो डब्ल्यू की आपकी पोस्ट है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, उनका काम क्या होता है कि वो सीएजी के अंडर काम करते हैं, लेकिन वो अलग अलग डिपार्टमेंट जैसे कि रेलवे हो गया या जीएसटी हो गया, इनकम टैक्स हो गया, पीडब्ल्यूडी हो गया, इन सब के ऑफिस में जाके ऑडिट करते हैं कि जो उनके ऑफिस ने कहा था कि भाई हमने पूरे साल में 1 करोड़ खर्चा करा है, क्या वो 1 करोड़ ही है, या ऐसा तो नहीं कि 90 लाख है या उसके अंदर करप्शन तो नहीं है। आप बात को समझ पाए? इसी तरीके जो असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर की पोस्ट है, उनका काम होता है जो स्टेट गवर्नमेंट का खर्चा होता है उसके अकाउंट्स को मेंटेन करना। इसलिए आपने देखा होगा अधिकतर स्टेट्स में एक ही एजी ऑफिस, एजी ऑफिस उसे बोलते हैं। और फॉर एग्जाम्पल एमपी का ऑफिस एक है ग्वालियर में, दूसरा है मेरा ख्याल भोपाल में। इसी तरीके जो आपका यूपी है, यूपी का मेन ऑफिस आई थिंक प्रयागराज में है। तो एक एक ऑफिस बना रखे हैं जहां पर पूरे स्टेट का जो खर्चा है उसके हिसाब किताब को रखा जाता है। अब देखो सीएजी को मैंने बीच में लिखा है क्योंकि सीएजी यूनियन और स्टेट सबके ऑडिट अकाउंट्स मेंटेन करता है, यानी सीएजी का कोई कजन एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे कि अपने पास सुप्रीम कोर्ट के जज के साथ हाई कोर्ट के जज, ऐसे सीएजी का कोई छोटा रूप नहीं है जो स्टेट में काम करता हो। सीएजी खुद पूरा सेंटर और पूरा स्टेट का ऑडिट करता है। ये पता है जरूरी भी क्यों है? बिकॉज पैसा सेंटर से स्टेट में जाता है, तो अगर 2 अलग अलग पर्सन होंगे तो फिर कंफ्यूजन होगी। तो ये काम एक सिंगल पर्सन को दे दिया कि भाई यहां से जाएगा यहाँ पे जाएगा, तो एक ही इंसान उस पूरे पैसे का हिसाब किताब और ऑडिट रख लेगा। क्या आपको ये बात समझ आई? बिल्कुल ब्रांचेस है ना, हर स्टेट में एजी ऑफिसेस बनाए गए हैं मिश्रा जी, बिल्कुल है। मेन ऑफिस इनका दिल्ली में है सीएजी का, और उसके हर स्टेट में ऑफिसेस है। मैंने आपको अभी तक 2 शेड्यूल्स पढ़ाई हैं। जो हिमांशु लिखा गया है वो है, उन्हें हमें याद करना है, ठीक है? बहुत स्पेसिफिक होकर मैं आपको पढ़ा रहा हूं यहाँ पर। थर्ड शेड्यूल, अब ये होती है देखो गड़बड़, इसलिए है डाउट्स बीच में थोड़ा अवॉइड करा करें। यहाँ पर एक छोटी सी गड़बड़ है मेरे पार्ट पे, ह्यूमन एरर है।
अभी मैंने थर्ड लिखा तो मुझे याद आया, ये आर्टिकल्स आपको काटने पड़ेंगे, मैंने थर्ड के आर्टिकल्स आपको बता दिए, ठीक है। इन्हें सबको काटिए, 59, 65, 75, 97, 125। मैं तब से सोच रहा हूँ कि 148 आना चाहिए, 146 मैंने क्यों लिखा है, 158, 164, 186, 221। चिंता मत करिए, इन्हें अलग से अभी के लिए कुछ याद नहीं करना है, अभी बस इन्हें नोट करते चलिए, ठीक है। मैंने ओथ वाले लिख दिए थे, मुझे लगा थर्ड चल रहा है, अभी मैंने थर्ड लिखा तो मुझे ध्यान आया कि अरे मैंने पीछे थर्ड वाले लिख दिए। एजी ऑफिस सेंटर वाले हैं जो स्टेट में है, यस करेक्ट श्याम, सारे एजी ऑफिस सीएजी के कंट्रोल में आते हैं, लेकिन वो स्टेट के अकाउंट मेंटेन करते हैं। सेंटर के अकाउंट मेंटेन करने के लिए सीएजी ने ये पावर सीजीए को दे रखी है, और डिफेंस के अकाउंट सीजीडीए मेंटेन करता है। मैं ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, तो फिर कभी उसका डिस्कशन करेंगे। मैं रिपीट करता हूं, मैंने जो पहले आर्टिकल्स लिखे थे उन्हें काट दीजिए, वो मेरे पार्ट पे ह्यूमन एरर हो गया था, मुझे लगा था कि मैंने थर्ड शेड्यूल पढ़ा है तो मैंने वो वाले नाम लिखे थे। अब आप उन सबको काटिए और वहां पे नए आर्टिकल्स लिखिए, जो कि है 59, 65, 75, 97, 125, 148, 158, 164, 186 एंड 221, ठीक है। जो बच्चे कहते हैं ना सर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स बता दो, समझदार को इशारा काफी है कि अगर आप घर पे याद करना चाहते ही हैं तो इन आर्टिकल्स से शुरू कर लीजिए। बाकी मैं भी आपको आर्टिकल्स काफी सारे पढ़ाऊंगा, चिंता ना करें। क्या आपको दूसरी अनुसूची समझ आ गई? तीसरी अनुसूची पे आ जाते हैं जी हम, थर्ड शेड्यूल। दूसरे वाले में बात कर रखी थी कि पैसे की बात करी गई थी। थर्ड शेड्यूल के अंदर बात करी गई है ओथ की, फॉर्म्स ऑफ ओथ्स और एफर्मेशंस। ये फैंसी भाषा है, सिंपल बात है कि अलग अलग इंसान अलग अलग तरह की शपथ लेता है, तो वो बात यहाँ पर जो है करी गई है, ठीक है। इसमें कौन कौन आते हैं? द यूनियन मिनिस्टर्स, कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन टू पार्लियामेंट। क्या कैंडिडेट को भी ओथ लेनी पड़ेगी? यानी कल को मैं एमपी के इलेक्शन में खड़े होने जा रहा हूं तो भी मुझे ओथ लेनी पड़ेगी क्या? जी हाँ, क्योंकि अगर बिना ओथ लिए मुझे वो सीट मिल गई तो बाद में तो मैं कहूंगा अरे मैंने तो कोई शपथ ही नहीं ली, तो मैं तो कुछ भी गलत सलत काम कर सकता हूँ। तो इसलिए पहले ही ओथ दिलाई जाती है, द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। वैसे मुझे पहला पॉइंट लिखने की नीड नहीं थी, बट क्योंकि पेपर में आप इतना कभी कभार नहीं बच्चा सोच पाता, मैंने वो अलग से लिखा है। अगर कोई यूनियन मिनिस्टर है तो वो ऑब्वियसली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा ही। अभी कुछ समय रुक के आएगा योगेश, आप पिछला कोर्स लगाइए। द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, the judges of high court, the CAG comptroller and auditor general। अगर रोज का रोज नहीं पढ़ेंगे घर पे तो कंटेंट याद नहीं होगा, तो डेली का काम डेली निपटाया करिए। बहुत बढ़िया करा मिश्रा जी, वो इस कोर्स में वैसे प्रोवाइड करूंगा, इस बार प्रिंट निकालने की नीड आपको नहीं पड़ेगी। यस आप सोचिए ना टॉम, अगर मैं एक इंसान हूं और मैं जो है इलेक्शन के लिए खड़ा हो जाता हूं और मैं जीत जाता हूं, अब मैं कहूं जी मैं तो ओथ ही नहीं ले रहा, तो क्या वो सीट बेकार हो गई? फिर उसके लिए बाई इलेक्शन पूरे दोबारा से कराने पड़ेंगे। तो ये बेटर तरीका है कि भाई पहले ही ओथ दिला दो। ऐसे ही जब आप ऑफिस में ज्वाइन करते हैं ना, तो आपकी ज्वाइनिंग मानी ही तब जाएगी जब आप ओथ लेते हैं। अगर आप कोई सी भी सरकारी जॉब करते हैं, आपने कभी इस बारे में सुना है, ज्वाइन आप तभी करेंगे जब आप ओथ लेंगे, अदरवाइज आपकी ज्वाइनिंग नहीं मानी जाएगी। ये नोट करिए, बाकी नाम अगले पेज पे लिखता हूं। डन। State ministers, members of state legislature। लेजिस्लेचर में दोनों आ गए, विधान परिषद विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल दोनों आ गया। 9वें नंबर पे कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन टू स्टेट लेजिस्लेचर। काफी सिंपल है सच में, सीएजी दोनों में आया है, जजेस दोनों में आए हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के। उसके अलावा ओथ वाले केस में जो लोग आपके चुने जाने हैं वो आएंगे, कोई मेंबर बन गया वो आ गया, कोई मंत्री बन गया वो आ गया।
8 और 9 में क्या फर्क है? मैं इलेक्शन जीत गया प्रगति, तो मैं एक मेंबर बन गया, जिसे हम कहते हैं ना विधायक। 9 नंबर पे मैं इलेक्शन के लिए जा रहा हूं, अभी मैंने फॉर्म भरा है, मैं कैंडिडेट हूं अभी, बस एक जो इलेक्शन में जा रहा है। जो नाम लिखे गए हैं वही नाम है। बिल्कुल मिश्रा जी, हो सकता है करना पड़े। देखिए, आपको समझना होगा कि आपके डाउट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं कंटेंट से डाइवर्ट नहीं होऊंगा। क्वेश्चन टैब भर दीजिए अपने डाउट्स से, बट जो लिखा जा रहा है वो बहुत सोच समझ के पढ़ पढ़ा के तब लिखा जा रहा है, तो नाम यही है जो आपके सामने है। 188 है। बाकी आर्टिकल्स आपको डिटेल में आगे चल के पढ़ा दिए जाएंगे, जो जो इनमें से जरूरी होंगे, और काफी सारे आपको होमवर्क में भी दिए जाएंगे। जब आपको मैं फाइल दूंगा तो आप वहां से इन आर्टिकल्स को पढ़ सकते हैं। फाइल जहां तक है मैं आपको परसों तक दे पाऊंगा वो वाली। चलें आगे। 3 मैंने आपको पढ़ा दिया, चिंता मत करो, आगे वाली इतनी मुश्किल नहीं है। 4th शेड्यूल, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा टू द एंड यूनियन टेरिटरीज। आर्टिकल सिमिलर है, यस, सेम नहीं है, सिमिलर है, आगे पीछे वाले हैं। ठीक है, डाउट एंड में देखूंगा। अब जब आप शॉर्ट में पढ़ते हैं तो आप राज्यसभा को तो याद रखते हैं, बट आप ये ध्यान नहीं रख पाते कि राज्य के साथ कुछ यूनियन टेरिटरीज भी है जिनके पास सीटें हैं राज्यसभा में। तो पेपर में जब वो ऑप्शंस बना 2-3 स्टेटमेंट देके कहता है ना बोथ, 1, 2 या नन, तो वहां पर ये यूटी वाला पोर्शन आपको फंसा सकता है, इसलिए पूरा पूरा पढ़ना जरूरी है। नोट करिए। एलोकेशन का मतलब ये है कि राज्यसभा में जो हमारी सीटें हैं ना, तो किस राज्य को कितनी सीटें मिलेंगी। ये राज्यसभा और लोकसभा के बारे में मोहम्मद थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा बताऊंगा, चिंता मत करो आगे चल के। अभी अनुसूचियां पढ़ा रहा हूं तो थोड़ा सीमित होकर पढ़ा रहा हूं, काफी कुछ पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। पिछला पेज देख लो एक बार, आर्टिकल 4 और आर्टिकल 80। नहीं, अलग अलग हैं आर्टिकल्स निर्मल्य, मैंने बताया था ना, करेक्शन मैंने कराया था, यहां पर अलग आर्टिकल्स है। कुछ सेम दिखेंगे बट वैसे अलग अलग हैं आर्टिकल्स। बिल्कुल था शुभम, क्योंकि आर्टिकल 4 जब आप पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि उसके अंदर क्या बात करी गई है, तो वो दोनों से एसोसिएटेड है। और ठीक है मिश्रा जी, अभी के लिए आप ये शेड्यूल वाले चैप्टर को पूरा करिए, उसके बाद मैं एक बार पिछले कोर्स का सीक्वेंस देख लूंगा, उसी सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा। अभी के लिए आप बस इसे अपडेट करिए। चलें आगे। 5th शेड्यूल, 5वीं अनुसूची, ये क्या है? जो स्केड्यूल्ड एरियाज और स्केड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनसे एसोसिएटेड बात करी गई है। देखो 5 और 6 ये दो ऐसे स्केड्यूल्स हैं जिसमें ट्राइब्स की बात करी गई है। 5 और 6 जो अनुसूचियां हैं, दो, 5वीं और 6ठी, इसके अंदर बात करी गई है ट्राइबल्स के बारे में, ऐसे समझो। बस 5वें में ना कोई राज्य का नाम नहीं है, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना। जो छठा है उसकी अनुसूची में नाम लिखे गए हैं 4 राज्यों के, तो ये पेपर में आपको फंसा सकता है 5वें और 6ठे में क्या कब है। मैं इसके प्रॉपर आपके लिए वर्डिंग लिखता हूँ, ध्यान रखना। 6ठे के अंदर 4 राज्यों के नाम है और 5वें के अंदर ऐसा कोई नाम नहीं है। Provisions relating to administration। अस्मित, एक काम करते हैं, ये 12 अनुसूचियां पूरी करा के उसके बाद एक प्रॉपर रिकैप दे दूंगा। देखो पता है ना, बात सच में पता है क्या है अस्मित, बात ये नहीं है कि आप रिलेट नहीं कर पा रहे, बात यह है कि कंटेंट ही थोड़ा सा, मतलब जहां तक हमने अभी तक सीखा है जीवन में उससे ऊपर का है, तो थोड़ा वो इस वजह से अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है। ये हमेशा होता है, जब हम स्कूल में थे तब भी ये होता था कि थोड़ा सा हाई लेवल जाता था तो दिक्कत आती थी, कुछ वही हो रहा है, ज्यादा मत घबराइए। प्रोविजंस रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, आर्टिकल इससे एसोसिएटेड है 244। पिछली बार मैंने आर्टिकल्स नहीं लिखवाए थे, इस बार मैं आर्टिकल्स भी ऐड करते चल रहा हूँ। 12 की 12 अनुसूचियां ये क्लास जब खत्म होगी तो आपको याद होंगी। बिल्कुल प्रगति, चिंता मत करिए, 12 की 12 अनुसूचियां याद करा के भेजूंगा। नहीं 244 है विनय। विनय मैं कई जगह क्या कर रहा हूँ ना, थोड़ा सा किताबी ज्ञान ज्यादा दे रहा हूँ, बिकॉज
आर्टिकल्स ऐसे और भी एसोसिएटेड हो सकते हैं, बट थोड़ा मैं एग्जाम में भी टिक लगवाने वाले पे फोकस थोड़ा है, तो इसलिए थोड़ा सा किताबी ज्ञान में दे रहा हूँ। 6th शेड्यूल, छठी अनुसूची, ये पोर्शन पूरा हो जाएगा, फिर देखना मैं कैसे स्पीड पकड़ूंगा। ये शुरू के 3-4 टॉपिक्स थोड़े इस तरीके के होते हैं जिसमें बच्चों को थोड़ा दिक्कत आती है, क्योंकि ना अनरिलेटेड से होते हैं टॉपिक्स। इसके बाद एक बार फ्लो जब बनता है अपना, फंडामेंटल राइट्स, फिर डीपीएसपी ड्यूटीज, फिर सब इजी हो जाता है। 6th शेड्यूल जो है ये है प्रोविजंस रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। और आर्टिकल्स जो इससे जुड़े हैं वो है 244, 270। याद रखना, शॉर्टकट में अपन याद तो रख लेते हैं कि AMMT है, बट प्रॉब्लम कहाँ आती है कि पेपर में मिजोरम, मणिपुर, मेघालय तीनों मिल जाते हैं और फंस जाते हैं कौन सा नहीं है। तो मणिपुर तो खुद ही कह रहा है कि मैं नी हूं, यानी मणिपुर मतलब मैं नहीं, यानी इसमें मणिपुर नहीं आता, मनी यानी मैं नहीं हूं इसके अंदर। जी हाँ, 244 दोनों में है, क्योंकि पहले वाले का क्या है ना, वो इन जनरल बात कर रहा है। प्रेसिडेंट के पास पावर होती है किसी भी एरिया को स्केड्यूल्ड एरिया या ट्राइबल एरिया डिक्लेयर करने की, तो पहले वाले में तो इन जनरल बात कर रखी है। छठे शेड्यूल के अंदर इन 4 राज्यों की बात करी हुई है। मैं ज्यादा जगह ट्रिक्स नहीं बताता, बट जहां जहां बताता हूँ वो जनरली पेपर में मदद करती है। शेड्यूल याद इस क्लास में हो जाएंगे श्याम, चिंता ना करें। मणिपुर क्यों नहीं है, मैटर ऑफ फैक्ट है जसविंदर, एक्चुअली मणिपुर भी काफी समय से डिमांड कर रहा है कि हमें छठी अनुसूची में ऐड करा जाए, बट मैटर ऑफ फैक्ट ये है कि अभी ऐड नहीं करा गया है। कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल वाइज दिया गया है आर्य नहीं शुभम, इसमें एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस दी गई हैं इन 4 राज्यों को, इस वजह से ये अलग से बनाई गई है। और काफी सारे हो सकता है आपको लद्दाख भी आगे चल के इसमें देखने को मिल जाए, बट एज ऑफ नाउ जो डेटा है वो आपकी स्क्रीन पर है। 7th नंबर पे आते हैं दोस्तों। जिंदगी में बस एक बार मेहनत करनी पड़ेगी ये सब पढ़ने के लिए। आज पढ़ लिए स्केड्यूल्स, बस बात खत्म। फिर कोई भी पेपर दे दो, बड़े से बड़ा पेपर दे दो, ये बेस अपना तैयार हो जाएगा। मैं को कल स्टेट PSC भी देते तो कम से कम स्केड्यूल्स बैठ के नहीं पढ़ने, और कुछ पढ़ेंगे। डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। कैसे? 3 लिस्ट बनाई जाती हैं, एक है लिस्ट 1, एक है लिस्ट 2, कोई गैस करना चाहेगा तीसरी लिस्ट क्या है? लिस्ट 3। बट काश काश दोस्तों जीवन इतना आसान होता। लिस्ट 1 एक्चुअली है यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 है स्टेट लिस्ट, लिस्ट 3 है कंकरेंट लिस्ट। इनके बारे में आगे चल के डिटेल पढ़ लेंगे हम, अभी के लिए बस आप इसे ध्यान रखिए। और आर्टिकल्स एसोसिएटेड जो है इससे वो है आर्टिकल 246। अब ये 3 जो लिस्ट हमारे पास है, यूनियन, स्टेट, कंकरेंट, इनके बारे में अभी ऊपर ऊपर से बताता हूं। यूनियन लिस्ट से जुड़े सारे फैसले सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट ले सकती है। यूनियन का मतलब केंद्र सरकार ले सकती है, यानी भारत सरकार ले सकती है। जो स्टेट वाले हैं उनसे जुड़े जो हैं सारे फैसले स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार ले सकती है। कंकरेंट लिस्ट के फैसले दोनों मिलकर ले सकते हैं, यानी सेंटर भी और स्टेट भी। लेकिन अगर सेंटर और स्टेट के बीच में मतभेद हो जाता है तो सेंटर की बात को माना जाएगा। रेसिडुअल पावर जैसी कोई लिस्ट बनाई नहीं गई है, इस वजह से वो आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलती। रेसिडुअल पावर का मतलब ये है कि ऐसा मसला जो आपको इनमें देखने को नहीं मिलता वो सेंटर के कंट्रोल में होता है। ये जो भी मैंने ऊपर ऊपर से बातें बोली हैं ये मैं आपके लिए अगले पेज पे लिख देता हूँ, वैसे वो अनुसूची का पार्ट नहीं है, इसे मैं ऐसे स्टार बना के लिख देता हूँ। यूनियन लिस्ट, यूनियन गवर्नमेंट डिसीजन लेगी, देसी भाषा में लिख रहा हूँ जिससे याद रहे। स्टेट लिस्ट, स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन लेगी। इसका भी एक एक्सेप्शन है, बाद में पढ़ेंगे। एक एक्सेप्शन है इसका, इसका एक एक्सेप्शन है, ये आगे चल के पढ़ेंगे कभी। और कंकरेंट लिस्ट यूनियन एंड स्टेट डिसीजन लेगी। अगर यूनियन और
स्टेट में डिस्प्यूट तो यूनियन डिसाइड करेगी, ऐसे लिख देते हैं। अच्छा, ये आप लोग को चल जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों बच्चे बताएंगे, ये तरीका चल जाएगा। देखो, जब मैं पढ़ा करता था ना स्कूल में, तो मैं ऐसे लिखा करता था और ये मुझे बड़ा कंफर्टेबल सा लगता था रिवाइज करने में। तो मैं, जब मुझे खुद की भी आदत वैसी है, तो मैं आप लोगों की भी वही आदत बनाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा देसी तरीके लिखो ना, काम की बात आ जाती है। इनमें कुछ चेंज हुआ फिलहाल पेपर में, कुछ तो पॉजिटिव, इसीलिए अभी मैंने कोई नाम आपके सामने नहीं लिखे हैं। जीत जी, ये लिस्ट बार बार बदलती रहती है, तो जो अपडेटेड लिस्ट है वो आगे चल के आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप सब लोग समझ गए क्या है? एक और पॉइंट लिख देता हूं यहाँ पर, रेसिडुअरी पावर। ये क्या होता है? रेसिडुअरी पावर मैटर्स नॉट प्रेजेंट। ठीक है, अभी स्लाइड दिखा दूंगा, चिंता ना करें। इन एनी लिस्ट सेंटर डिसाइड्स सेंटर डिसीजन लेगी। नोट कर लो, आराम से नोट करो, कोई जल्दी नहीं है। अभी क्लासेस थोड़ी थोड़ी छोटी चल रही हैं आपकी, क्योंकि टॉपिक्स थोड़े से ऐसे हैं। आगे चल के बस आप ये मान के चलिए 2 घंटे से पहले मैं आपको शायद ही फ्री करूंगा। एक्सेप्शन क्या है ये आगे चल के बताऊंगा। उसके लिए ना मुझे कई चीजें आपको समझानी पड़ेगी। ऐसा होता है कि राज्यसभा में अगर एक लिमिट से ज्यादा वोट मिल जाए किसी स्टेट सब्जेक्ट को, तो उस केस में उस स्टेट के सब्जेक्ट का फैसला भी सेंटर ले सकती है। अभी बताता हूँ शुभराज। लास्ट में मैं पूरा रीड कर देता हूँ। यूनियन लिस्ट यूनियन गवर्नमेंट डिसीजन लेगी, स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट लेगी। इसका एक एक्सेप्शन है, वो क्या है आपको आगे चल के बताऊंगा। कंकरेंट लिस्ट यूनियन और स्टेट दोनों मिलकर डिसीजन लेगी। अगर यूनियन और स्टेट में डिस्प्यूट, तो यूनियन डिसाइड करेगी। इसका एग्जाम्पल अस्मित में एक एक समझा देता हूँ, अभी ज्यादा तो नहीं जाएंगे उस तरफ। एक सिंपल वाला समझाता हूँ, कंकरेंट की तरफ भी नहीं जाएंगे। एक बात मुझे बताओ, एग्रीकल्चर जैसी जो चीज है, ये जो लैंड जैसी चीज है, वो आपको नहीं लगता त्रिपुरा के लोगों के लिए बहुत अलग होगा, महाराष्ट्र के लोगों के लिए अलग होगा, या राजस्थान के लिए अलग होगा? तो आपको नहीं लगता कि ये फैसले हर राज्य के ऊपर छोड़ देने चाहिए कि भाई अपने हिसाब से डिसाइड कर लो, तुम्हें खेती से जुड़े जो फैसले लेने हैं या जमीन से जुड़े जो लेने हैं। भाई सेंटर बेचारी दिल्ली में बैठ के कैसे वो फैसला ले पाएगी? लेकिन डिफेंस डिफेंस जैसी चीज अगर आप यूपी और बिहार को और दिल्ली को अलग अलग दे दो, तो ये तो रिस्की है। कि भाई मान लेते हैं चाइना ने अटैक कर दिया और किसी एक राज्य में दूसरी सरकार है, तो वो तो फिर निगेटिव साइड जा सकता है ना मैटर, कि भाई जान के वो यूनियन को मतलब जो है खराब करने के लिए हो सकता है वहां पे टैंक ना भेजे। तो ये वाले जो फैसले हमेशा केंद्र सरकार के हाथ में होने चाहिए। तो जैसे डिफेंस है, एयरवेज है, आर्मी है, एयरफोर्स है, ये यूनियन लेवल के मसले हैं। आप समझ पा रहे हैं? इसके अलावा आपस में भी लड़ाई हो सकती है, बिल्कुल। तो कुछ मैंने आपको सिंपल भाषा में एग्जांपल दिया है, आगे चल के इसे बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। इसकी पूरी लिस्ट में आपके साथ शेयर करूंगा यार ऋषि, कुछ समय रुक के। अभी मैं थोड़ा शेड्यूल पॉइंट ऑफ व्यू पे पढ़ा रहा हूँ, तो मैं ज्यादा इसके अंदर नहीं जाना चाह रहा। पिछली बार तो इनफैक्ट आप चेक करोगे अपने नोट्स में, तो पिछली बार मेरे दोस्तों सिर्फ इतना सा लिखा होगा, चेक कर लेना। याददाश्त मेरी बड़ी अच्छी है। तो इस बार मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूँ, बट उतना नहीं कि मैटर हाथों से निकल जाए। हमने 7 पढ़ ली, अब 8वें पे आ जाते हैं, 8th। स्केड्यूल, अच्छा नोट नहीं करा, नोट करिए। रेसिडुअल वाला स्लाइड देख लो। रेसिडुअरी पावर के बारे में अभी हम दोबारा डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल एसोसिएटेड किसका जानना चाहते हैं आप? 246 से, अगर आप 7th का जानना चाहते हैं तो 246। मैटर्स नॉट प्रेजेंट इन एनी लिस्ट सेंटर डिसीजन लेगी। 8th शेड्यूल के पास आ जाते हैं दोस्तों, 8वीं अनुसूची। इसके अंदर है, सीधी बात तो यह है कि लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब क्या है? कुछ भाषाएं ऐसी हैं जिन्हें रिकॉग्निशन दिया गया है भारत सरकार के द्वारा या फिर संविधान के द्वारा। यानी ये वो भाषाएं हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट सिंपली इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग इन्हें बोलते हैं। पहले ये 14 भाषाएं थी, आज के समय में ये जो है टोटल 22 लैंग्वेजेस है। ये सब पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी 14 थी और कैसे कैसे क्या हुआ, वो सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, चलिए इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। सबसे पहले आर्टिकल्स एसोसिएटेड लिख देता हूं, क्योंकि आगे डेटा और भी लिखना है मुझे। 2 आर्टिकल्स आपको इससे जुड़े ध्यान रखने हैं, 344 और 351। ये 2 ध्यान रखना। और ओरिजिनली जो है, छठी का लिखवाया होगा ना, 244 275 नहीं लिखा गया? मैं चेक कर लेता हूँ। 5th के बाद लिखा 244 275। ओरिजिनली 14 लैंग्वेजेस, एट प्रेजेंट 22 लैंग्वेजेस।
नोट करिए। बिल्कुल संस्कृत। खुशी जी पिछली बार भी कराए थे, इस बार भी कराऊंगा। नोटेड। चलो दोस्तों, थोड़ा स्पीड आपको बस बनानी होगी। अब मैं एक काम करता हूँ, पहले आपको बता देता हूँ 14 + 1 + 3 + 4 22, और उसके बाद पूरी 22 एक साथ नाम लिखवा देता हूँ। ये तो चलेगा ना? यानी पहले 14 + 1 + 3 + 4 22 बना के वो सारे नाम लिखवा के समझा दूंगा, फिर वो 22 के 22 नाम एक साथ आपको बता दूंगा। सबसे पहले आ जाते हैं जी मुद्दे की बात पे। ओरिजिनल थी 14, ओरिजिनल। ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसमें एक भाषा ऐड हुई जिसे कहा गया सिंधी। अब सिंधी ऐड हुई तो कभी तो ऐड हुई होगी। सिंधी कब ऐड हुई? हमारी 21st अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुई। 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1967 से ऐड हुई। उसके बाद दोस्तों तीन और ऐड हो गई। ये तीन कौन कौन सी ऐड हुई? मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। अब ये तीनों जो दोस्तों ऐड हुई है, ये हुई है 71st अमेंडमेंट एक्ट यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। और उसके बाद दोस्तों चार और ऐड हो गई। ये चार थी बोडो, डोगरी, संथली और मैथिली। ये जो चार भाषाएं हैं ये कब ऐड हुई? ये कौन से अमेंडमेंट से हुई? इन दोनों को जोड़ो, ऊपर वालों को। 71 और 21 को जोड़ो जरा, पीछे आया 2 आ गया 9। चलो एक छोटा सा तो मदद हुई। कोंकणी बोला जाता है मितु, वैसे कोंकणी लिखा जाता है। 92nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003। ठीक है। इसके अलावा एक छोटा सा फैक्ट और ध्यान रखिएगा, ओरिया जो भाषा है उसे रीनेम करा गया है, तो ये ऐड नहीं हुई, बस इसका नाम बदला गया है ओडिया में। ये किससे हुआ है? 96th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011। तो ये ऐड नहीं हुआ बट ये रीनेम हुआ है। तो अगर आप यहाँ टोटल देखेंगे तो यहाँ पे टोटल आपका 22 आ जाएगा। भर भर के आता है सवाल इस पेपर, इस पेज से। मतलब शेड्यूल तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और दिक्कत क्या है, दुख ये है कि बच्चे उसे भी ऊपर ऊपर से पढ़ के जाते हैं। 22 याद करना आसान है, और एक्चुअली ना ये वाली 8 आपको ज्यादा ध्यान रखनी है क्योंकि 10 में से 8 सवाल इन 8 से आते हैं। 22 में लिख दूंगा, एक बार रीडिंग मार लोगे तो पेपर में इजीली बन जाता है। सारी बड़ी बड़ी भाषाएं हैं तो इजी रहेगा, इतना मुश्किल नहीं है। चले जी आगे। 22 लैंग्वेजेस, असमीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, मलयालम, मणिपुरी। मणिपुरी को अलग से लिखते हैं ना, अच्छा रहेगा। मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, और चेक कर लेता हूँ मैं। उसके बाद सिंधी, 21st अमेंडमेंट 1967, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली 71st 1992, बोडो, डोगरी, संथली, मैथिली। सही है नोट्स बनाने का तरीका। वो अलग से दिखा दी 14 और बाकी 3 के कलर बदल दिए। आप कलर नहीं भी बदलेंगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता।
और नाम बड़े आसान है, आप बस इन्हें एक बार रीड करोगे तो आपको लगेगा अरे तो कॉमन सेंस वाली नाम है। जितनी भी भाषाएं आपने सुनी है मेन मेन, वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। गलत ऐड कर दिया क्या मैंने? 67 लिखा है दोनों जगह। नेपाली क्यों ऐड करी? ये बच्चे काफी लोग मुझसे ये वाला सवाल पूछते हैं राहुल, क्योंकि जो यूपी और बिहार का जो नेपाल वाला बॉर्डर वाला इलाका है ना, वहाँ पे बहुत सारे लोग नेपाली भाषा बोलते हैं। नहीं नहीं, नेपाल अलग कंट्री है, बट नेपाली भाषा हम भी बोलते हैं। वो बस एक देश के नाम पे भाषा है, इस वजह से लगता है। वेस्ट, हाँ वेस्ट बंगाल में ही बोलते होंगे, बिल्कुल सही। जी हाँ, मधुबनी वाला जो इलाका है वहां पर। हाँ मयंक, अब क्यों नहीं है इसका आंसर तो मैं नहीं दे सकता, है तो सरकार देगी। क्या है क्या नहीं है मैं बस ये पढ़ा सकता हूँ। चलें आगे दोस्तों। अगर फिर भी आप मुझसे पूछोगे कि क्या पेपर पूछ सकता है, तो मैं अभी भी इसी पे बैठ खेलूंगा जी। मैं आज भी कहूंगा कि 10 में से 9 सवाल जो है यहाँ से आएंगे। मतलब ये पढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है, बट फिर भी मेरा बैट, अगर मैं खुद एक पेज पढ़ना चाहूंगा तो मैं ये वाला पेज पढ़ के जाऊंगा। बाकी कुछ भी मत छोड़िए, सब पढ़ के जाइए। आगे चलते हैं जी। 9th शेड्यूल। एक काम करते हैं, यहां तक का एक रिकैप दे देते हैं आपको, और उसके बाद 4 अनुसूची और पढ़ा दूंगा। ठीक है, क्योंकि थोड़ा ज्यादा ही है डेटा। सबसे पहले ये बताओ, इतना पढ़ लोगे ना? क्योंकि पढ़ना ही पड़ेगा जी, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ। आपके किसी भी जानकार ने अगर रेफर करा होगा मेरा नाम, तो शायद उसने ना बताया हो, मैं बता देता हूँ। मैं बहुत डिटेल में पढ़ाता हूँ, क्योंकि मेरा मानना ये है कि एक बार पढ़ो खत्म करो। जीवन में और भी चीजें हैं जीने को, सिर्फ पढ़ते ही रहेंगे 4-4 साल तो फिर कैसे काम बनेगा? एक बार ढंग से पढ़ो, मेहनत करो, पेपर निकालो और नौकरी पे जाओ। फिर बस फैमिली को टाइम दो, घूमो, एलटीसी पे जाओ सरकार के पैसों पे, अपना सेकंड एसी में आपको ट्रैवल करने का मौका मिलेगा। घूमो फिरो, अपनी जिंदगी जियो, परिवार को घुमाओ। ये कब तक 8-8 10-10 साल 6-6 साल लोग तैयारी करते रहते हैं? शॉर्ट ड्यूरेशन होना चाहिए प्रिपरेशन का, ढंग से ज्यादा पढ़ने वाला काम होना चाहिए। शॉर्टकट से ये सिलेक्शन अब नहीं होते एसएससी वाले। आ जाओ जी इधर। देखो जी, मैंने आपको बताया कि जो अनुसूचियां हैं ये बेसिकली आर्टिकल्स का कॉम्बिनेशन है, एक पैकेट जैसा है, जिसके अंदर बहुत सारे आर्टिकल्स एक जैसे जो है उन्हें रखा और उसे एक अनुसूची का नाम दे दिया। ओरिजिनली ऐसी 8 अनुसूचियां थी, और उसके बाद 4 हमने ऐड करी। वो कब क्या ऐड करी वो आपको मैं पढ़ाऊंगा। अभी मैंने ओरिजिनल वाली 8 पढ़ाई है, जिसमें जो पहली अनुसूची है दोस्तों, ये बात करती है कि हमारे देश के जो बाउंड्रीज हैं, जो अलग अलग राज्य हैं, उनके नाम और उनका जो सीमा है उसकी बात ये करती है। ये आर्टिकल एसोसिएटेड मैं नहीं बोलूंगा रिवीजन में, क्योंकि वो आप अपने आप बाद में देख लेना। मैं आपको समझा रहा हूँ कि क्या क्या है। पहली अनुसूची के अंदर बात करी गई है टेरिटरी की। दूसरी जो अनुसूची है उसके अंदर बात करी गई है एमोल्यूमेंट्स की, अलाउंसेस की और प्रिविलेजेस की। तीसरी वाली जो है उसमें बात करी गई है ओथ की। ओथ जो अलग अलग लोग ओथ लेते हैं, शपथ लेते हैं, उसकी बात करी गई है। चौथे वाले में राज्यसभा जो हमारा अपर हाउस है, उसमें जो अलग अलग राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है उन्हें कितनी कितनी सीटें मिलेंगी उसकी बात कर रखी है। पांचवे के अंदर जो है अलग अलग जो शेड्यूल्ड और ट्राइबल शेड्यूल्ड एरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी बातें करी गई है। छठे वाले में एएमएमटी की बात करी गई है, जिसमें मैं नहीं हूँ, मैनीपुर, मतलब वो साफ कह रहा है। सातवें के अंदर अलग अलग लिस्ट की बात करी गई है। आठवें के अंदर भाषाओं की बात करी गई है। ये हमने जो है यहाँ पर कुछ चीजें पढ़ी हैं। आई होप यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई। ठीक है, कई सारी ट्रिक्स भी हैं, जैसे आपने सुनी होगी टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम करके, इसमें टेरिटरी है, एम्यूलमेंट्स है। ये जो है अपना, बताओ ए क्या है? एफर्मेशंस। अब आपको पता है ना पेपर ओथ भी पूछ सकता है, तो बताओ ट्रिक से कैसे बनेगा? वो नहीं बन सकता। ये जो बच्चा समझ गया ना, वो जॉब पे जाने के लिए तैयार है। जो ये नहीं समझा कि ट्रिक से चीजें नहीं बनती, वो भी थोड़ा सा उसे समय लगेगा। आर से राज्यसभा हो गया, ऐसे और भी स्केड्यूल्ड है, ऐसे करके और भी ट्रिक्स बना रखी है। ठीक है, यस श्याम, जहां पे जो लिखा है बस उतना ही है। अब हम चलते हैं आगे। 9th शेड्यूल। अच्छा, मैं ऐसे पूरा पूरा लिख रहा हूँ ना, ठीक है। ट्रिक्स लंबे समय के लिए नहीं टिकती दिमाग में, और इंसान का दिमाग इतना तेज है कि वो ट्रिक को खुद काट देता है। ऐसा मेरे साथ भी होता था। हम ट्रिक बनाते हैं ना कि ओ से ये होगा, दिमाग पेपर में खुद ही कह देता है अरे ओ से वो क्यों नहीं होगा, और बस फिर दो ऑप्शन में हम फंसे रह जाते हैं। और अभी तो टाइम है पेपर में, तो ढंग से पढ़ लेते हैं। 9th शेड्यूल जो हमारी है वो है एक्ट एंड रेगुलेशंस। लिख देता हूं मैं, एक्ट्स एंड रेगुलेशंस। इस बार मैं इसका पूरा स्टेटमेंट लिख पा रहा हूँ। ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर डीलिंग with land reforms and abolition of
जमींदारी सिस्टम एंड ऑफ पार्लियामेंट डीलिंग विद अदर मैटर्स। पेपर में कीवर्ड ध्यान रखना है अपने को, ये बस पिछली बार यही लिखवाया था। ये ATM याद करके फिर कंफ्यूज होते हैं वाले। देखो 3 ही तो M से है ना हमारे पास राहुल। नॉर्थ ईस्ट में एक मणिपुर है, एक मेघालय है और एक मिजोरम है, जिसमें मणिपुर कह रहा है मैं नहीं जाना, यानी मैं नहीं हूं उस लिस्ट में, तो उसे छोड़ के बाकी दोनों हैं। ATM में मनी नहीं है। अब ये थोड़ा देखो, मैं बात नहीं काट रहा, बट ये रिस्की है ना। ATM में मनी थी भी तो हो जाता है पेपर में, कई बार पेपर में ऐसा होता है। एडवांस में बता रहा हूँ जिससे कि एक अटेम्प्ट बच जाए। रिस्क तो है कालीन भैया। नोटेड। 9th शेड्यूल में बात करी गई है लैंड रिफॉर्म्स की, एक्ट एंड रेगुलेशन की। कुमार पहले काफी बार मैथ्स के कोर्सेज दिए हैं, फिलहाल थोड़ा समय की वजह से नहीं दे पा रहा, आगे जरूर कोशिश करूंगा दोबारा। चलो खैर, ये ऐड करा गया है ना, एडेड। पहले तो वो लिख देता हूँ ना, आर्टिकल एसोसिएटेड। (31B). सर ये कौन सा आर्टिकल आ गया है पढ़ेंगे। एडेड बाय फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1950। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर का सवाल है। नोट करिए, एक केस इससे जुड़ा है, कामेश्वर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस। ये केसेस हम एसएससी में ज्यादा नहीं पढ़ते, बिकॉज उस सेंस में सवाल नहीं बनते। यूपीएससी वगैरह कभी आप देंगे तो यहाँ केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 31B है वो, 31B। देखिए क्या होता था, मैं आपको बताता हूँ कि जो अब ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकता क्योंकि थोड़ा ना, मतलब कोर्स का जो टॉपिक है वो डाइवर्ट हो जाएगा। ऐसा होता था कि सरकार जिसकी चाहे जमीन अपने कंट्रोल में ले सकती है, हमने थोड़ा बहुत समझा इस बारे में। तो कुछ ऐसा हो गया कि कुछ लोगों ने पिटीशन फाइल कर दी, जुडिशियल रिव्यू में वो मसला चला गया कि क्या ये अधिकार है भी या नहीं है। तो इन्होंने यहाँ पर सरकार ने क्या करा, एक नई अनुसूची ऐड करी आर्टिकल 31B के तहत, यानी 31B को ऐड करा और कहा कि जो भी चीजें 9th शेड्यूल में आएंगी उसको लेकर आप कोर्ट नहीं जा सकते। तो क्या एक बहुत बढ़िया लूप होल का इस्तेमाल करा गया, यानी सुप्रीम कोर्ट भी चाहे तो भी कुछ नहीं कर सकते, तो भी कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन आगे चल के क्या हुआ, केसेस अंडर 9th शेड्यूल पर एक्सक्लूडेड फ्रॉम जुडिशियल स्क्रूटिनी। समझ पाए जो मैंने लिखा है? यानी अगर कोई मसला 9वीं अनुसूची के तहत है तो आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कहीं नहीं जा सकते। यस मीतू, समझ गए? यानी अगर कोई ऐसा मसला आ गया जो 9वीं अनुसूची के अंदर आता है, तो अगर आपकी उसमें लगता है कि फंडामेंटल राइट भी छिन रही है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। लेकिन बट इन 2007 सुप्रीम कोर्ट ruled that laws included in this schedule after 24th April 1973 are now open to judicial review। बहुत देर हो गई इस बात को करने में, बट कर दी। एक अच्छी बात है कि 1973 के बाद जो चीजें लॉज ऐड हुए हैं इस पैकेट के अंदर, वो 2007 में कहा गया कि वो अब जुडिशियल रिव्यू में आ सकते हैं।
समझ पा रहे हैं? ओरिजिनली यहाँ पर टोटल 13 लॉज ऐड करे गए थे, वो मैंने आपको बताया था ना, एक पैकेट बनाया जाता है, उस पैकेट के अंदर चीजें ऐड करी गई, तो ये अनुसूची भी एक पैकेट है। तो वो जो पैकेट है, ये जो रेगुलेशंस है ना, अभी वो स्लाइड दिखा दूंगा, चिंता मत करो। ये रेगुलेशंस और एक्ट जो है ना, ये ओरिजिनली कितने थे? कोई गैस करना चाहेगा? मैं गैस करता हूँ 13, बट प्रेजेंटली 282, यानी इस पैकेट के अंदर 282 ऐसे एक्ट्स और रेगुलेशंस डाल दिए गए हैं जो जिनके लिए आप जुडिशियल रिव्यू या जुडिशियल स्क्रूटिनी नहीं कर सकते। स्क्रूटिनी का मतलब होता है आप रीचेकिंग, इन्वेस्टिगेशन, तहकीकात, यानी अब जुडिशरी कुछ नहीं कर सकती। सीधी बात यह है कि कोर्ट नहीं जा सकते, कोर्ट सीधा कह देगी जी ये क्योंकि 9th शेड्यूल के अंदर आता है तो हम कुछ नहीं कर सकते। पहले ओरिजिनली 13 बातें इसमें ऐड करी गई थी, अब 282 है। बिल्कुल सेकंड पॉइंट फिर से रिपीट करता हूं, 9th शेड्यूल पूरा अच्छे से समझाता हूं, चिंता मत करो। अभी के लिए मैंने ये वाली स्लाइड दिखा रखी है, इसे नोट करो, फिर अगली पे चलते हैं। काफी सारी चीजों को लेकर जो जनता है वो कहती थी कि हमारे फंडामेंटल राइट्स छीने गए हैं। ठीक है, आप लिखिए, मैं साथ साथ बोल रहा हूँ। तो फंडामेंटल राइट्स के लिए आपको पता है सुप्रीम कोर्ट भी जाया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत रिट इशू कर सकती है, आगे चल के पढ़ाऊंगा मैं। तो इससे हो गई सरकार परेशान कि बात बात पे फंडामेंटल राइट्स की छीनने की बात कर देते हैं, है ना। तो उन्होंने क्या करा, एक 9th शेड्यूल करके ऐड करा और कहा कि जो भी मसले इस शेड्यूल के अंदर हमने डाले हैं उनके लिए कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। तो क्या होता था कि अगर अब मैं गया जी मेरा फंडामेंटल राइट छिन गया, उन्होंने चेक करा क्या 9th के अंदर आता है, आता है, तो कोर्ट ने सीधा कह दिया जी हम कुछ नहीं कर सकते। तो धीरे धीरे वो जो 13 बातें थी वो बढ़ बढ़कर 250 पौने 300 बातें हो गई, या 282 है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में कहा कि जो 24 अप्रैल 1973 के बाद जो उसके अंदर एक्ट्स ऐड करे गए हैं, लॉज ऐड करे गए हैं, उन्हें आप जुडिशियल रिव्यू के तहत अब ले सकते हैं। क्या थोड़ा थोड़ा आपको समझ आया? पेपर आपसे ये पूछ सकता है कि लैंड रिफॉर्म एसोसिएटेड जो एक्ट और रेगुलेशन है वो कौन सी अनुसूची में है। इसके अलावा आपसे ये पूछ सकता है कौन से अमेंडमेंट से 9th शेड्यूल ऐड करा गया था, कौन से ईयर में पहला अमेंडमेंट हुआ था। ये 3-4 सवाल आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं जी। अब आ जाते हैं हम 10वीं अनुसूची पे। चिंता मत करो, इस क्लास में 12 ही पूरी हो पाएंगी, इतना ही पढ़ा के फ्री कर दूंगा। इसी बात पे क्वेश्चन टाइप भी बंद कर देता हूँ। अरे चैट ऑफ हो गई थी। सबने सब कुछ लिख लिया, थोड़ा सा आपको स्पीड पकड़नी पड़ेगी। अब हम 10th 11th 12th पढ़ेंगे और छुट्टी हो जाएगी। 10th शेड्यूल, 10वीं अनुसूची। सीधी बात यह है कि यह है एंटी डिफेक्शन लॉ। पेपर ये पूछता है कि एंटी डिफेक्शन लॉ कौन सी अनुसूची में आता है। ये क्या है अभी आपको समझा देता हूं। प्रोविजंस relating to disqualification of members of parliament and state legislatures on ground of defection। डिफेक्शन का मतलब है दल बदल। समझाऊंगा, चिंता मत करो, पहले लिख लो। आर्टिकल्स एसोसिएटेड 102 191 एडेड बाय 52nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985। याद रखेंगे। मॉडिफाइड बाय 91st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003। अमेंडेड या मॉडिफाइड बाय, जैसा भी आप लिखना चाहें। इसके नीचे आप ऐड कर सकते हैं स्पीकर डिसाइड्स या स्पीकर डिसाइड करता है डिस्क्वालीफाई करना है या नहीं। स्पीकर है ऑब्वियसली लोकसभा के स्पीकर की बात हो रही है पार्लियामेंट में, और विधानसभा के स्पीकर की बात हो रही है स्टेट लेजिस्लेचर में। अभी चलेंगे डिटेल में, चिंता मत करो। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूं आपको, हो क्या रहा है। देखिए, आपने सुना होगा कि आज कई बार आज क्या शुरू से ही ऐसा होता है कि कई बार क्या होता है, इंसान को नहीं उसकी पार्टी को वोट दिया जाता है।
जिसमें कुछ गलत भी नहीं है और वैसे कायदे से इंसान को वोट मिलना चाहिए, बट कभी कभी कभार पार्टी की इमेज को देख के वोट दिया जाता है, जो कि ठीक है। बट सोचो कि मैं अपने इलाके से एक ऐसी पार्टी से टिकट ले लेता हूँ जो पार्टी बड़ी स्ट्रांग है, और इलेक्शन जीतने के बाद मैं दूसरी पार्टी में चले जाता हूँ बिकॉज दूसरी पार्टी वालों ने मुझे एक बेटर ऑफर दिया है। तो क्या ये एक मिसयूज ऑफ द इमेज ऑफ अ गुड पार्टी है? यानी जनता ने तो मुझे एक पर्टिकुलर पार्टी को देख के वोट दिया, जिताया, बट मैंने उस पार्टी की इमेज का यूज करके पहले उस सीट को हासिल करा, फिर मैं दूसरी पार्टी में चला गया। अब इस चीज को लेकर सभी लोग परेशान थे, क्योंकि बहुत बार जो एमपीज एमएलएज हैं ऐसे स्विच करते रहते थे पार्टीज। तो यहाँ पर एक इन्होंने 10वीं अनुसूची ऐड करी, जिसमें कहा कि अगर आप एक पार्टी से जीतकर दूसरी पार्टी में बाद में जाके शामिल होते हैं तो आपको स्पीकर चाहे तो डिस्क्वालीफाई कर सकता है। क्या ये लॉजिकली करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि अगर एक पार्टी की इमेज का इस्तेमाल करके आपको सीट मिली है तो पार्टी को भी उसका फायदा होना चाहिए। तो दल बदल वाला जो हिसाब है, यानी एक दल से दूसरे दल में वो चला गया, इस चीज को रोकने के लिए जो है 10वीं अनुसूची लाई गई थी। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन आया, आगे चल के मॉडिफिकेशन क्या आया कि अगर 2/3 से ज्यादा मेंबर्स एक पार्टी के उठ के दूसरी पार्टी के अंदर चले जाते हैं तो वहां पर डिफेक्शन नहीं लग सकता। दोबारा बोलता हूं, अगर एक पार्टी है उसने 50 सीटें जीती, अब उसके 45 लोग जो है दूसरी पार्टी में शामिल होना जा रहे हैं, तो क्या इससे क्लियर है कि भाई पार्टी में ही कोई कमी है? एक दो जाएंगे तो समझ आता है कैंडिडेट में गड़बड़ है, 50 में से 40 लोग जा रहे हैं तो इसका मतलब पार्टी में ही कुछ गड़बड़ चल रही है। इसलिए कभी भी आप देखोगे जब पार्टी शिफ्ट होती है तो बहुत मेजर पोर्शन उठ के दूसरी पार्टी में जाता है। कभी भी एक दो लोगों का आपने नहीं सुना होगा, वो एक पार्टी का मेजर चंक उठ के दूसरी के अंदर जाके शामिल हो जाता है, क्योंकि उन्हें पता है कि अभी एंटी डिफेक्शन से भी हमारा कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, समझ पा रहे हैं? ये जो मॉडिफिकेशन हुआ है 91st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 के अंदर हुआ है। यहां तक आप समझे। 91st अमेंडमेंट के बारे में थोड़ा सा यहीं पे बता देता हूँ। 91st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 में दो बड़े काम हुए थे। पहला, अमेंडमेंट ऑफ 10th शेड्यूल, नोट करते चलिए, और फिक्स्ड द नंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एट 15% ऑफ द स्ट्रेंथ। ये क्या है मैं आपको समझा देता हूं। मान लेते हैं एक ऐसा असेंबली है जिसमें 100 सीटें हैं, ठीक है। अब उसके अंदर एक पार्टी जीत गई 70 वोटों से, और 70 वोटों से जब वो जीत गई तो कहा गया कि जो टोटल मंत्री होंगे वो 15 से ऊपर नहीं हो सकते, गलती आइदर वे, ठीक है, 15 से ऊपर नहीं हो सकते। अब जब एक बड़ी पार्टी जीती तो उन्हें तो पता है कि हाँ भी हमारे 10 मंत्री हैं जो कि मिलके सब कुछ संभाल लेंगे। प्रॉब्लम तब आती थी कि जब ये जो 100 सीटें हैं इसमें से एक पार्टी को मिल गई 40, एक को मिल गई 30, एक को मिल गई 20, और एक को मान लेते हैं मिल गई कितनी, 5 इधर मान लो। अब कभी कभार क्या होता था ना, इस 40 वाली को हराने के लिए ये सब अपनी टीमें बना लेते थे। मान लेते हैं इन्होंने अपनी टीम बना ली 3 लोगों ने। अब ये भले ही सिर्फ 5 सीटें कैरी कर रहा है, लेकिन ये कहेगा कम से कम 2 मंत्री मेरे होने चाहिए, और ये कहेगा जी मेरे तो 20 हैं तो मेरे 10 मंत्री होने चाहिए, और ये मेन पार्टी ये कहेंगे जी 20 मंत्री मेरे होने चाहिए। इसमें प्रॉब्लम क्या है, मंत्री मंत्री हो गए, काम इतना कुछ है नहीं, अननेसेसरी इतने सारे मिनिस्टर्स क्रिएट होते जा रहे हैं, अननेसेसरी बहुत सारे पोर्टफोलियोज बनते जा रहे हैं। तो इस चीज पर रोक लगाने के लिए कहा गया जो टोटल स्ट्रेंथ है वो 15%, उसका 15% निकाल लो, उससे ऊपर मंत्रिमंडल नहीं हो सकता, यानी उतने ही लोगों को पूरा का पूरा काम करना पड़ेगा। जनरली जो कोएलिशन गवर्नमेंट है, गठबंधन की सरकार है, उसमें दिक्कत आती थी कि एक छोटी सी पार्टी में भली उसकी 5-7 सीटें हैं, वो भी कहते थे जी नहीं मुझे 2-3 मंत्री चाहिए वरना मैं तो दूसरी पार्टी के अंदर जाके शामिल हो जाऊंगी। उस चीज पर रोक लगाने के लिए ये पूरा क्लॉज ऐड करा गया, ठीक है। इनफैक्ट दिल्ली में तो ये जो परसेंटेज है 10 है, दिल्ली में क्योंकि 70 सीटें हैं विधानसभा में, तो वहां पर 10% 7 निकल के आता है। तो दिल्ली में इंक्लूडिंग सीएम सिर्फ 7 मंत्री हो सकते हैं। इसी वजह से दिल्ली का हर मंत्री मल्टीपल सीटों को संभालता है, मल्टीपल पोर्टफोलियोज को संभालता है। इस बारे में आगे चल के हम कभी और डिस्कशन करेंगे। ये आपको समझ आ गया। 15% ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ हाउस की बात करी जा रही है, ठीक है। श्याम एंड हिमांशु आगे चलते हैं जी। 11th शेड्यूल जो है हमारा, 11th शेड्यूल और 12th शेड्यूल काफी ज्यादा आसान है, इसमें ज्यादा मशक्कत अपने को नहीं करनी पड़ती। ये इससे जुड़ा आर्टिकल है 243G, लिख देता हूं पहले। ये है, सीधी बात है, पंचायत। और आर्टिकल एसोसिएटेड 243G और एडेड बाय 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। इसी के नीचे दूसरा भी लिख रहा हूं क्योंकि रिवीजन में काफी मदद हो जाती है। 12th
स्केड्यूल, ये है म्यूनिसिपैलिटीज, इसमें है टोटल 29 मैटर्स, ये भी लिख ही देता हूँ साथ में, यानी 29 मसले हैं देसी भाषा में, और इसमें है 18 मैटर्स। इससे जुड़े जो आर्टिकल एसोसिएटेड हैं, आर्टिकल एसोसिएटेड 243W एडेड बाय 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992, इसमें रेड कलर से लिख देता हूँ ऊपर वाले को। दोस्तों ये क्लास यहाँ पे कंक्लूड होती है, क्योंकि मैंने इस क्लास में आपको ये पोर्शन जो पूरा कराने का जो है टारगेट बनाया था। वैसे मुझे लग रहा था 1.25 घंटे में हो जाएगा, करीब 1.5 घंटा अपने को लगा है, बट आई होप आप सबको सीखने को मिला होगा। एक और मेरी बड़ी अच्छी आदत है, अच्छी कहो बुरी कहो जो भी कहो, वो ये है कि मैं समय नहीं खराब होने देता आपका। जैसे ही क्लास पूरी होती है मैं सबसे पहले इन्फॉर्म करता हूँ क्लास यहाँ पे कंक्लूड होती है, जो जाना चाहे जा सकता है, जिससे कि जिस बच्चे का डाउट नहीं है वो हाथों हाथ फ्री होकर बाकी काम निपटा सके। ठीक है जी, अब मैं आप लोगों के डाउट्स लेने जा रहा हूँ बचे हुए आधे घंटे में, जितने भी मैं ले पाऊंगा। अच्छा, याद कराने का भी मैंने आपको एक काम कहा था ना, एक काम करते हैं कि आप इसे एक बार घर से रिवाइज करके आइए। कल मैं एक छोटा सा आपका इसका टेस्ट ले लूं, बताइए चलेगा? कल क्या, इनफैक्ट अभी मेरी क्लास है तो 4 बजे, उसमें एक छोटा सा टेस्ट ले लूं मैं आपका। आपको कुछ नहीं करना, देखो 2-3-4 तो पेज अपने बने हैं, 4 बजे वाली क्लास में इसका टेस्ट लूंगा और वहां पे इसका डिस्कशन करके आपको इसका याद भी करा दूंगा। ठीक है, ये विनय मैं देख लूंगा, वो पॉसिबल होगा तो ले लूंगा। और भी कंटेंट कराना है ना तो आई प्लान, डोंट वरी। ठीक है, यहाँ पर आपको मैं फ्री करता हूँ। कीवर्ड्स को कैसे समझे, कौन सा कीवर्ड है वो मुझे बताइए, मैं आपको उसे समझाऊंगा, वरना इंटरनेट पर सर्च कर लीजिए। ठीक है, चलो यहाँ पे क्लास कंक्लूड होती है। आप सभी का आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू। श्रेया मैं रिपीट करता हूँ, देखिए छोटा सा पैकेट है, मान लेते हैं ये बनाया गया और कहा गया कि इसके अंदर जो जो मसला है उसको लेके आप कोर्ट नहीं जा सकते। हमने कहा ठीक है जी, नहीं जाएंगे। धीरे धीरे इसके अंदर बहुत सारे मसलों को ऐड कर दिया गया और उन सभी मसलों को लेके हम कोर्ट नहीं जा पा रहे थे। 2007 में एक सुप्रीम कोर्ट ने बात कही कि जो जो मसले इसके अंदर ऐड हुए हैं 1973 में 24 अप्रैल के बाद, उन्हें लेके अब आप कोर्ट आ सकते हो। बस इतनी सी बात लिखी गई है लास्ट वाली लाइन में। लास्ट स्लाइड आप देख लीजिए, आराम से नोट कर लीजिए। ठीक है जी, आराम से नोट करिए आप। वो शेड्यूल नहीं है ना श्याम, तो उसका डिस्कशन हम यहाँ पे नहीं कर सकते। वो एक अनुसूची नहीं है, वो एक भाग था, याद करो। तो उसका हम यहाँ पे अनुसूचियां पढ़ रहे हैं तो बस उसकी बात करेंगे। चलिए, जो जाना चाहे जा सकता है। आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, टेक केयर, थैंक यू। मैं आपके ले लेता हूँ डाउट्स। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अभी 4 बजे क्लास है मिश्रा जी। चलिए, अब मैं चल रहा हूँ आगे डाउट्स की तरफ। हिमांशु को एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं फिर से। बस ऐसी मेहनत करते रहिए। वैसे जीवन सफल हो गया, फिर भी दिल्ली है तो चाहे अगर उमर आपके साथ है तो और बड़ा पेपर भी सोच सकते हैं। बस ये पूछता है अस्मित 11th शेड्यूल में कितने मैटर्स है? सच में ऐसे वो नंबर पूछता है, ऑप्शन में 18, 29, 14, 22 ऐसे दिखते हैं। टिक करो, आगे बढ़ो। नहीं नहीं अमलेश, 2007 में बताया कि 1973 के बाद जो लॉज ऐड हुए हैं उन्हें लेके आ सकते हैं। यानी कोई लॉ ऐसा ऐड हुआ जो 1980 में ऐड हुआ तो उसे लेके आ जाओ, क्योंकि कोर्ट है, फैसला सुनाने में कभी बार देरी हो जाती, तो फैसला ये बात बताई गई 2007 में। अब मैं सिर्फ डाउट्स ले रहा हूं, जिसका डाउट नहीं है वो जा सकता है। देखिए, सबसे पहले शिवम, तैयारी में कुछ गड़बड़ है, मैं बिल्कुल आपको साफ कहूंगा। कोई ऐसी ऐसी गलती आप कर रहे हैं जो जिसकी वजह से आपको प्रीलिम्स भी नहीं निकल रहा, बिकॉज ये तैयारी इतनी मुश्किल भी नहीं है कि कई सालों से आप तैयारी करें और आपकी तैयारी गड़बड़ हो जाए। ठीक है, एक बार आप मुझे डिटेल में लिख के बताइए क्या क्या करा है, क्या क्या नहीं करा, जो पेपर दिया उसमें आपका क्या स्कोर है। और चाहे तो आप 4 बजे वाली क्लास के एंड में मुझसे एक बार रेज हैंड पे बात कर सकते हैं, मैं आपसे बात करके कोशिश करूंगा आपकी मदद करूं। ये पेपर इतना मुश्किल नहीं है, जो तरीका है शायद उसमें गड़बड़ है। एक बार डिटेल में मुझे स्टैटिस्टिक्स दीजिए, नंबर्स दीजिए कि आपने क्या क्या करा है, क्या क्या हुआ है। चाहे आप मुझे 4 बजे वाली क्लास के एंड में रेज हैंड पे बात कर सकते हैं। ठीक है, मतलब डेटा के साथ आइएगा शिवम। इमोशंस मैं समझता हूँ, बट डेटा चाहिए होगा मुझे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या गड़बड़ हुई। मैं आपसे चीजें पूछूंगा। 4 बजे वाली क्लास के एंड में रेज हैंड भेजिए आप मुझे। सुमित, कल 4 बजे क्लास हुई थी? कल तो स्पेशल क्लास थी 4 बजे। प्रद्युमन, आई होप ये अब तक आपको मसला समझ आ गया होगा कि वो बस एक कंपाइलेशन ऑफ आर्टिकल्स है जो कि उस अनुसूची से जुड़ा है। आगे जाके हम इनमें से कुछ आर्टिकल्स को पढ़ेंगे और जब मैं आपको संविधान दूंगा तो आप उन आर्टिकल्स को संविधान में से रेफर भी कर सकते हैं। आज स्पेशल क्लास है, एक 7 बजे है, एक 8 बजे है। रुको मैं चेक करके बताता हूँ। एज पर माई प्लान 2 स्पेशल क्लासेस हैं आज। हाँ, 7-8 दोनों है ना, ठीक है। 1, 4, 7, 8।
ये इसका आंसर श्रेया मैं आपको आगे जाके दूंगा जब मैं आपको स्टेट की असेंबली के बारे में पढ़ाऊंगा। ऐसा चलता है कि जो लोकसभा की जो जो आपकी विधानसभा की स्ट्रेंथ है, दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उसका एक परसेंटेज होता है जो बनता है लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्ट्रेंथ, बट उसका एक मिनिमम नंबर होना चाहिए। अब मैं डेटा भी बोलना नहीं चाह रहा, अदरवाइज और कंफ्यूजन हो जाएगा। इन शॉर्ट, जो बहुत बड़े राज्य हैं उनके पास असेंबली में बहुत ज्यादा सीटें हैं, तो जनरली ऐसे के पास लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं, बाकी सभी राज्यों के पास ऐसा कुछ नहीं होता। यानी बड़े राज्य, जो बहुत बड़े राज्य हैं, उन्हीं के पास आपको देखने को मिलते हैं ये सब। राज्यसभा पार्लियामेंट का हिस्सा है आर्यन, तो वो पार्लियामेंट क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट का हिस्सा है तो उन्हीं के अंडर आता है। ये आपने प्रद्युमन बिल्कुल सही सवाल पूछा है, और ये नहीं होनी चाहिए। दुख की बात है कि ऐसा है, और उम्मीद करता हूँ एक समय आएगा जब ये नहीं होगा, बिकॉज जो आपने लिखा है वो सही तो है, बट होना नहीं चाहिए। क्यों है का आंसर तो देखो सिंपल सा यही है कि हर राज्य चाहता है भाई मेरा राज्य सबसे ज्यादा डेवलप्ड हो, जो कि एक अच्छी बात भी है, बट अगेन ये अगर पूरा देश एक सिंगल है, जैसा कि आपने पिछले कमेंट में लिखा है यहाँ पर, तो इसको ध्यान में रखते हुए तो बस दुख जाहिर हम कर सकते हैं। स्पेशल क्लास में दिव्या जी मैं आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस कराता हूँ, जनरली वो एसएससी के प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज होते हैं। सिमरन, प्रतियोगिता मंत्रा पे जाना है फ्री लाइव क्लासेस में, आपको वहां पर क्लासेस सारी दिख जाएंगी। कृष्णा जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। आज अच्छे से अपना बर्थडे बनाइए, और आप चाहें तो चर्च भी घूमने जा सकते हैं, आपके लिए काफी सारी चर्चेस भी आज सजी हुई हैं। आज जो है क्रिसमस है, आज ही है ना क्रिसमस, कहीं मैं ऐसे डायलॉग मार दूं, ठीक है। बाकी अपने परिवार के साथ एंजॉय करो, शाम को थोड़ा चाहो तो ब्रेक भी ले सकते हो, और फैमिली को समय दो, बिकॉज जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारे परिवार की भी बढ़ती है, तो फैमिली को समय जरूर दिया करें। स्ट्रेंज, ये अभी के लिए बेटा मुश्किल है, मैं आपको ऐसी झूठी उम्मीद दूं, क्योंकि अभी जीके की काफी सारी चीजें मैंने प्लान कर रखी है, बाकी कोशिश करूंगा कभी ना कभी ले आऊं, बट अभी के लिए मुश्किल है। मैं आप यहाँ पर मैं आपसे माफी चाहूंगा। नहीं, आपको दोबारा नोट्स बिल्कुल भी नहीं बनाने, आपने बहुत अच्छे नोट्स बना रखे हैं। आप क्या करिए, जैसे आपकी स्पाइरल कॉपी है, इससे छोटे साइज की स्पाइरल कॉपी ले लीजिए। जैसे होता है ना, ये मेरा अभी ये कॉपी है, तो एक छोटे साइज की स्पाइरल कॉपी ले लूंगा, जहां जहां पे लगेगा कुछ ऐड करना है उस पर एक स्टेपल करा ऊपर, स्टेपल करा नीचे, उस पर लिख के बात खत्म, बस इतना सा करना है। बाकी नोट्स आपके अच्छे बने, इससे काम हो जाएगा। आपको ये लग रहा होगा ना कि यहाँ पर जैसे मैंने वो बात लिखवा दी तो सर उसका क्या करूं, वो अलग से एक मतलब पेज फाड़ो, स्टेपल कर दो। ये मत, अपने को नोट्स कौन से किसी को बेचने हैं, तो थोड़ा सा मतलब नोट्स सो क्लीन भी दिखेंगे तो इट्स ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है स्ट्रेंज, समझ गया, लेकिन सीएचएसएल वगैरह भी जरूर देना है, रुकना नहीं है। मतलब काफी बच्चे गलती करते हैं, सीधा सीजीएल देते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा, स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि बाकी पेपर्स भी आप जरूर दें। रजत, मेरा मानना तो ये है कि जो मैं लिख रहा हूँ वो सब आप भी लिखिए अपने पास। ये मिश्रा जी आपका कॉल है, चाहे तो आप सिर्फ पीडीएफ से भी गो थ्रू कर सकते हैं। आई थिंक दैट वुड बी बेटर, अगर आपके बाकी सब्जेक्ट्स पेंडिंग है तो हर क्लास की पीडीएफ ईमानदारी से गो थ्रू करके, और उसके बाद आप स्लाइड मोड में डाल देना क्लास को, जहां पर कुछ नया दिखे, समझ नहीं आ रहा, वहां की वीडियो को प्ले करके सीख लिया, बाकी पीडीएफ से गो थ्रू कर लिया। मैं एक एक करके सारे डाउट्स ले रहा हूँ रजत। ठीक है, नोट्स एसएससी है और देखो, जीके में अगर आपको डेटा याद नहीं है, याद वाली बात कर रहा हूँ, तो दोबारा कोर्स लगाएं या फिर उन नोट्स को रिवाइज करिए। और ये प्रैक्टिस क्यों आप लोग छोड़ देते हैं, ये कोई और आके करेगा क्या? ये बहुत बच्चों के साथ मैं देखता हूँ, रिवीजन की नीड है, प्रैक्टिस करूँ या बैच लगाऊं। मेरे हिसाब से तो रिवीजन करना है तो पहले अपने नोट्स का रिवीजन करिए। अगर नोट्स प्रॉपर्ली बने हुए हैं तो उससे ही पढ़ लीजिए, काम बन जाएगा। अगर प्रॉपर्ली नहीं बने हुए हैं तो उस केस में आपको फिर से क्लास लगानी पड़ेगी। नोट्स हमेशा अच्छे से बनाइए, उसके बाद एसएससी के पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करिए। अभी यहाँ पर बहुत बड़ा एक जो है वैक्यूम क्रिएटेड है, इसे कम से कम 25-30 तक लेके जाइए, तब मजा आएगा। सीएजी के पास पैसा आता कहाँ से? स्टेट के पास तो पब्लिक से आता है। नहीं, देखिए पैसा इतना आसानी से नहीं घूमता, स्टेट के पास पब्लिक से नहीं आता पैसा। ये सारा पैसा जो है, जैसे आप जीएसटी देते हैं, तो जीएसटी में आपने देखा होगा, अगर आप आईजीएसटी देते हैं तो 18% लगता है अगर किस चीज पे, तो और दूसरे केस में क्या होता है, अगर सीजीएसटी एसजीएसटी 9% लगता है। तो वो जो सीजीएसटी एसजीएसटी है, वो एसजीएसटी तो चले जाता है स्टेट के पास, जो सेंटर है उसके पास जाता है 9% उसका, और उसका भी एक परसेंटेज जो है वो जीएसटी काउंसिल डिसाइड करता है, वो जनरली स्टेट के वेलफेयर के लिए दे दिया जाता है। तो जो पैसा है वो अलॉट करा जाता है
फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा सभी डिपार्टमेंट्स को, चाहे वो इनफैक्ट स्टेट के पास भी जो ट्रांसफर होते हैं वो भी बजट एस्टिमेट के हिसाब से होते हैं, और वो भी फाइनेंस मिनिस्ट्री का काम है। यानी पैसा सभी मंत्रालयों के पास या सभी जगह पे जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास से जाता है, ठीक है। और सीएजी को पैसे की ऐसे कोई नीड भी नहीं है। ये जो एक्सपेंडिचर करे जाते हैं, ये दो तरीके के एक्सपेंडिचर होते हैं, एक वोटेड एक्सपेंडिचर होता है, एक चार्ज एक्सपेंडिचर होता है। ये वोट ऑफ पार्लियामेंट के सब्जेक्ट होता है, चार्ज में ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो पैसा जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री सभी को सप्लाई करती है। देखिए, मैं इस पे पॉलिटिकल कमेंट तो सौरभ बिल्कुल भी नहीं करूंगा। बाकी आपके सवाल का आंसर इन शॉर्ट यस है, यस, बिकॉज वो रूलिंग गवर्नमेंट है तो उन्हें काफी सारे पावर्स मिल जाते हैं बिकॉज ऑफ मोर नंबर ऑफ सीट्स। ऐसा चलता है, देखिए, टू फॉर अ बिल टू बिकम अ लॉ, उसे एक मेजोरिटी चाहिए होती है। मेजोरिटी दो तीन तरीके की होती है। एक होती है सिंपल मेजोरिटी, जिसमें होता है जितने लोग प्रेजेंट एंड वोटिंग है उनके 50% से ज्यादा वोट दो और बस पास हो गया। एक होती है स्पेशल मेजोरिटी, जिसके अलग क्लॉजेस होते हैं कि 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग और हाफ से ज्यादा ऑफ टोटल। तो स्पेशल मेजोरिटी वाले बिल्स को पास करना मुश्किल होता है, बट सिंपल मेजोरिटी में आंसर इज यस। कि हाइपोथेटिकली मान लेते हैं 500 लोग हैं लोकसभा में, उसमें से 200 लोग आए हैं बस, उस 200 में से 102 लोगों ने वोट डाल दिया कि हाँ भाई पास कर दो, तो वो बिल पास हो गया, भले ही वो 500 का 102 कुछ भी नहीं है, 20.4% है। तो इन शॉर्ट आंसर इज यस। इसलिए जो हमारी रूलिंग गवर्नमेंट भी है वो भी यही कहती है कि ऑपोजिशन स्ट्रांग होना चाहिए, बिकॉज ऑपोजिशन स्ट्रांग होने पे क्या होता है ना, हमेशा एक बढ़िया फाइट रहती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने भी जो है ऑपोजिशन की सीट को बहुत ज्यादा महत्व दिया है, बिकॉज ऑपोजिशन मजबूत होने से जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो सोच समझ के फैसले लेती है और उससे बेटर फैसले निकल के आते हैं। देखिए अंजलि, आपके ऊपर है, आप किसी भी कोर्स को पढ़ सकते हैं। जैसे आपने ज्योग्राफी कर लिया, आप चाहे तो हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री काफी इंटरेस्टिंग रहता है। मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ काफी बढ़िया तरीके, चटपटे तरीके आपको पढ़ाऊँ। आप हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। अगर आप साइंस साइड से तो फिजिक्स केमिस्ट्री को बाद में करिएगा, बिकॉज वो आपको आती होगी तो एंड में फटाफट वो पूरा हो जाएगा। देखिए एग्जाम दे सकते हैं, बट थोड़ी सी खुद भी पढ़ाई करनी पड़ेगी। सिर्फ इतने से नहीं होगा, इससे काफी ज्यादा हेल्प होगी, बट थोड़ा बहुत उसके प्रीवियस ईयर से गो थ्रू करके टॉपिक्स को खुद भी स्टडी करना होगा, ठीक है। एक्स्ट्रा करने में मैंने आपको बता दिया, पहले अच्छे से ये सब करिए, उसके प्रीवियस रिपोर्ट उठाइए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, जो टॉपिक्स आपको यहाँ पे नहीं मिलते वो आपको खुद करना होगा। संजीव जी, मैं जानता हूँ थोड़ा सा आपको जो है पूरा फील होता होगा ऐसे सवालों को देख के। मेरा रिकमेंडेशन एक ही है कि ऐसे सवालों को मान लीजिए कि आप सीखने गए हैं, बस सीखने गए हैं, कि आपने वो सवाल देखा और आप सीख गए, उसे आप नोट्स में अपने लिख लीजिए और उसे रिवाइज कर लीजिए। ऐसे सवालों की कोई लिमिट नहीं है, बस सीखते चलिए आप, और ज्यादा नहीं घबराना रह जाता। एक ही तो सवाल है, कट जाएगा एक आध सवाल का नंबर, कोई बात नहीं। नहीं भावना जी, नोट्स दोबारा नहीं बनाने हैं। आपके जो पुराने वाले नोट्स हैं उन्हीं को बस अपडेट कर लीजिए, उसके ऊपर छोटे छोटे पेजेस को चिपका के, बस इतना काफी रहेगा। अगर ऑलरेडी उसमें स्पेस है तो वेल एंड गुड, उससे अपना काम चल जाएगा। संप्रीता, आपने ये नहीं लिखा बेटा कि कौन से एग्जाम के लिए आपको एक बुक चाहिए, बिकॉज इकोनॉमिक्स फाइनेंस मतलब एक ओपन एंडेड चीज हो गई है ना, ऐसे मैं नहीं बता पाऊंगा। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं डब्ल्यू के लिए आप कुछ पूछ रहे हैं, आई डोंट थिंक डब्ल्यू के लिए आप पूछ रहे हो, बिकॉज अभी डब्ल्यू का पेपर नहीं है। तो थोड़ा सा आपको मुझे बताना पड़ेगा कि मतलब किस एग्जाम के लिए आप बात कर रहे हैं। मेरी तरफ से इकोनॉमिक्स का मैंने कोर्स दे रखा है, प्रतियोगिता मंत्रा पे, वो देख सकते हैं। फाइनेंस का मैंने कोई भी कोर्स नहीं दिया। फाइनेंस के लिए 11th की इकोनॉमिक्स आप पढ़ सकते हैं, डीके गोयल है, और भी एक ओरी करके एक बुक आती है, उनमें से कोई सी बुक आप मार्केट से पुरानी लेके उससे गो थ्रू कर सकते हैं। अगेन ये जो मैंने रिकमेंडेशंस दिए हैं, ये इस बात को सोच के दिए हैं कि आप शायद असिस्टेंट ऑडिट या असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के एग्जाम के लिए पूछ रहे हैं। अगर आप किसी और एग्जाम के लिए पूछ रहे हैं तो बेटर रहेगा कि आप उसका नाम और इफ पॉसिबल उसका सिलेबस मुझे भेजेंगे, तो मैं आपको बेटर गाइड कर पाऊंगा उसके लिए कौन सी बुक आपको खरीदनी चाहिए, ठीक है। चलिए, सभी के सारे डाउट्स ले लिए गए हैं। कोई भी डाउट, कोई भी रेज हैंड क्वेश्चन टैब में नहीं है। आप सभी का आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सागर, सारे डाउट ले लिए गए हैं और कोई भी डाउट नहीं है यहाँ पे। कोई किसी को क्वेश्चन टैब में कोई डाउट दिख रहा है क्या? सारे डाउट क्लियर हैं? सब क्लियर है बेटा। आप एक बार मुझे 4 बजे वाली क्लास में अपना डाउट भेजना, वहां मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, टेक केयर, गुड बाय। मिलते हैं आप सभी से 4 बजे सेम कोर्स में अगली क्लास में। थैंक यू।